अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराना रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। जनाब सुपर संडे चूँकि 2 मैचेस हैं, हालांकि कल हमारी प्ले ऑफ लाइन मुकम्मल हो गई और पेशावर ज़ल्मी ने भी कल क्वालिफाई कर लिया। इससे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड, मुल्तान सुल्तान, लाहौर कलंदर्स भी प्ले ऑफ में जगह बना चुके हैं। पेशावर ज़ल्मी PSL की तारीख की पहली टीम बनी जिन्होंने तमाम के तमाम 8 प्ले ऑफ में क्वालिफाई किया है। इसके साथ साथ कराची और कोयटा का भी कल सफ़र इख्तिताम पजीर हुआ। उस्मान खान जनाब कल आते ही छा गए और आउटस्टैंडिंग 36 बॉल 100 और फास्टेस्ट 100 ऑफ द PSL हिस्ट्री, सेकंड फास्टेस्ट बाय पाकिस्तानी इन T20। से पहले 35 बॉल्स पे खुशदिल शाह ने किया था। कल हाईएस्ट एवर एग्रीगेट बना T20 मैच का PSL का, और इसके साथ साथ हाईएस्ट एवर टोटल भी 262 का मुल्तान सुल्तान ने बनाया। इसके साथ साथ आज 2 मैचेस, पेशावर ज़ल्मी मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड और उसके बाद 2 रवायती हरीफ कराची और लाहौर मध्य मुकाबिल होंगे। और कल क्या होगा वो बड़ी चीज़ है जिस पर बात करनी है, क्योंकि कल पाकिस्तान की T20 टीम की अनाउंसमेंट 3:30 बजे मेरी इत्तला के मुताबिक कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब करेंगे। और जिस पर हमने पहले भी बात की थी कि तमाम तैयारी मुकम्मल है कि सीनियर प्लेयर को आराम कराने जाने पर जो है वो गौर था, फैसला हो जाए। 24 घंटे हैं, कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट में हमने देखा खबरें आती हैं, एक हलचल मचती है, लेकिन फिर शरूनी हलचल को देख के खबरें वापस भी ले ली जाती हैं, फैसले वापस यूटर्न कर लिए जाते हैं। क्या कल रिजवान बाबर को वाकई रेस्ट करवाने का फैसला कर लिया गया है? क्या वो एग्री कर गए हैं या करेंगे या रेजिस्ट करेंगे? शाहीन शाफिदी को कप्तान क्या सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज़ के लिए बनाया जा रहा है या ये एक लॉन्ग टर्म असाइनमेंट भी हो सकता है? इस तमाम सूरत हाल पे और PSL के मैचेस से बात करने के मेरे साथ मौजूद हैं रोजाना की तरह द फ्लैम पॉइंट तनवीर अहमद। तनवीर, मैचेस पे ज़रूर बात करेंगे और बहुत सारी बातें करनी, लेकिन ये सोशल मीडिया पर जो कि प्ले ऑफ भी डिसाइड हो गए, हमारे फी ज़रा दूसरी खबरों पर ज़्यादा तवज्जो दिए हुए, तो उसी पर हम बात करते हैं। टीम कल अनाउंस हो रही है 3:30 बजे, हारून रशीद साहब कर रहे हैं, और मेरी इत्तला के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी को शायद ये कहा गया है या वो ये कहेंगे जी हम रेस्ट करवा रहे हैं वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से, और शाहीन को कैप्टन बाबर की जगह फॉर इंटरिम, जिसको कहते हैं आप, आर्जी तौर पे, अबूरी तौर पे बनाया जाएगा। अब ये जो सारी कहानी है ये 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे चल रही है, हमने भी बात की थी, बट मैं अब आपको अपनी जिम्मेदारी से ज़रूर रिपोर्ट कर सकता हूँ कि ऐसी एक रिकमेंडेशन सिलेक्शन कमेटी तक मौजूद है, उन्होंने माइंड बना लिया है। बट चूँकि डोमेन ये कैप्टनसी का आपको पता है एक चेयरमैन का होता है। 2 सवाल है मेरे, एक तो डिसीजन और जो लग रहा है हो रहा है, दूसरा अगर वाकई बाबर आजम जैसे खिलाड़ी को आप रेस्ट करवा रहे हैं और वो शायद नहीं करना चाह रहे, रिजवान नहीं करना चाह रहे, और दूसरा अगर वाकई कैप्टनसी अनाउंस है तो क्या हारून रशीद साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, उसके बाद नजम सेठी साहब आके इस सूरत हाल को क्लियर करें? क्योंकि अगर उन्होंने क्लियर नहीं किया और ये फैसला हारून रशीद साहब ने किया तो बहुत स्पेकुलेशन होगी, फिर जो हमारे आपके खदशात हैं हम समझेंगे फिर वो आगे चल के वही होने हैं। क्या नजम सेठी साहब को सामने आना चाहिए? कर देखें, आपको माजी में भी याद होगा कि यही कैप्टनसी के चक्कर में प्लेयर्स में आपस में बड़ी नाराज़गियाँ होने लग गई थी और ग्रुपिंग बन गई थी, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ख़तरनाक हुई। हालांकि वो ख़तरनाक क्यों हुई? क्योंकि हम कितनी दफ़ा ये बातें कर चुके हैं कि हमारी इतनी बड़ी टीम्स होती थी लेकिन जीतती क्यों नहीं थी, इवेंट्स इतने ज़्यादा क्यों नहीं जीते। तो वो इवेंट्स के चक्कर में भी बड़ी ये होती थी कि हम कप्तान बने, इस इवेंट में हम लीड करें। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं बाबर आजम के कप्तान बनने से ये नज़र अब मुझे आ रहा है कि अगर हम पाकिस्तान टीम के जो 5-6 जो टॉप के प्लेयर्स देखें, वो सब जो है वो बाबर को बैक कर रहे थे कि जी हम अब बाबर को बैक करते हैं, हमारा कप्तान ही बाबर आजम है। उसके बाद मेरा सवाल सिलेक्शन कमेटी से ये है या जो क्रिकेट बोर्ड के जो लोग हैं कि ये जो शादाब है ये कितने अरसे से वाइस कप्तान पाकिस्तान टीम का रहा है। बिल्कुल, तो ये तो किसी और कंट्री में नहीं होता ना। शान मसूद बनाए गए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज, ठीक है ना, ये तो किसी और कंट्री में नहीं होता कि अगर जो लड़का वाइस कप्तान इतने अरसे से रहा है तो अगर आप बाबर को रेस्ट करवाते हैं तो फिर कप्तान उसको बनना चाहिए। हाँ, अगर आप उसको कप्तान बनाते हैं तो चले, मुझे फिर ये समझ आती थी कि शाहीन को चले अब अफगानिस्तान के खिलाफ वाइस कप्तान बना देते, क्योंकि हमें ये कहीं ना कहीं नज़र ज़रूर आता है। देखिए पाकिस्तान में ये चीज़ें तो हैं, आपको नज़र आती हैं कि कोई ना कोई अगर लड़का अच्छा परफॉर्म करता है तो उसके लिए बात होने लग जाती है कि जी इसको अब मेरे सामने फुटेज चली इसको पाकिस्तान टीम में कप्तान बनाया जाए। शाहिद हफीज़ी जब सिलेक्टर बने थे, सकलैम मुश्ताक के साथ वो बैठे हैं, अब तब किरदार तब्दील हो गए, सकलैम मुश्ताक भी नहीं है, शाहिद भी नहीं है। हमने एक सेटअप चेंज किया, दूसरा लाए, वो भी चेंज हो गया, अब एक तीसरा सेटअप कल अनाउंस करने जा रहा है, अपना पहला मेजर असाइनमेंट। इतनी इनकन्सिस्टेंसी, इतनी जो है वो बेरब्त किस्म की चीज़ लग रही है कि आपने 2 से 3, ये कोई मजाक है कि आप
देखिए सेक्टर तब्दील करें, दूसरा करें, फिर तीसरा करें। देखिए शाहिद अफरीदी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कितने टाइम के लिए आए, कोई यही दिसंबर न्यूजीलैंड की के सीरीज शुरू में वो आए थे और न्यूजीलैंड की सीरीज अनाउंस करके उन्होंने कहा था जी मेरी आखिरी असाइनमेंट है, शायद बमुश्किल महीना। ठीक है, तो शाहिद अफरीदी जब आए थे उन्होंने तो इस किस्म का कोई जिक्र नहीं किया कि जी हम बाबर को मजबूत करने आए हैं, बाबर को हटाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये वर्ड है उनके, उनकी तरफ से यही था कि हम जो कप्तानी में अगर कोई उसकी चीज़ें ख़राब हो रही हैं तो हम उसको चीज़ें बेहतर करने आएंगे। शाहिद अफरीदी की तरफ से तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम बाबर को हटा रहे हैं। तो बात ये है कि ये देखिए, बात सुने, ये जो सिलेक्शन कमेटी अभी बैठी है ना, इस सिलेक्शन कमेटी से आप कुछ भी करवा सकते हैं, क्योंकि ये लोग पिछले कोई 25-30 साल से क्रिकेट बोर्ड के अंदर है। इन लोगों को जगह चाहिए, हम किसी ना किसी तरीके से क्रिकेट बोर्ड में रहें। तो इन्हीं लोगों ने आपकी डिपार्टमेंट क्रिकेट को तबाह किया, इन्हीं लोगों ने आके लड़कों के साथ नाइंसाफ़ियाँ की, जो लड़के मेरिट के थे उनको नहीं लाते थे, वही लोग अब आके बैठ गए हैं। मेरे हिसाब से ये बहुत गलत चीज़ है। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि शाहीन अफरीदी में इतनी एबिलिटी है क्योंकि उसने पीएसएल भी जितवाया, फिर उसके बाद इस पीएसएल के अंदर भी शाहीन अफरीदी की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी जा रही है। मेरा अपना ओपिनियन है कि मैं अगर इनकी जगह मैं होता तो मैं चले शादाब को साइड पे करके मैं शाहीन को वाइस कप्तान बना देता कि भाई बाबर को जो है आप टीम के साथ कप्तान रहने दें, शाहीन को वाइस कप्तान रहने दो। दूसरी बात ये मुझे ये समझ नहीं आती इनकी कि रिजवान को और बाबर को रेस्ट कराने का मतलब क्या भाई? आप अफगानिस्तान की टीम को इतना वीक मत लें। सप्लीमेंट क्वेश्चन इसी में, कतई कलामी माफ, कि बॉलर्स को रेस्ट करवाया जाता है। आप खुद बॉलर हैं, आपको पता है कि मुसलसल खेलना क्या चीज़ होता है, रिदम, आपको प्रैक्टिस, फास्ट बॉलर तो एग्जॉस्ट हो जाता है। फास्ट बॉलर की इंजरीज होती हैं, बैट्समैनों की इंजरी तो कभी हाथ पे गेंद लग गया या फील्डिंग करते हैं, फास्ट बॉलर तो बेचारा भागता है तो कभी उसकी कमर का इशू है, कभी उसको थाइस का मसला होगा, कभी एंकल प्रॉब्लम होगा, नी बहुत ज़्यादा होता है। तो मुसलसल क्रिकेट खेलने के बाद फास्ट बॉलर को रेस्ट की जरूरत थी या बैट्समैनों को? मुझे समझ नहीं आ रही। अगर हारिस रऊफ को रेस्ट कराया जा रहा है तो शाहीन तो ज्यादा हमारा बड़ा एसेट है। देखिए बड़ी क्लियर सी बात है, सब हमारे प्लेयर्स हैं, देखें, और सब हमारे स्टार्स हैं, बट फैसला साथी ऐसी होनी चाहिए कि उंगली उठाने का तनवीर जो आप वर्ड यूज करते हैं कि मौका ही ना दे किसी को। देखिए शाहीन को रेस्ट करवाने का मैं नहीं समझता कि रेस्ट करवाना चाहिए। अगर आप हारिस रऊफ को रेस्ट करवा रहे हैं, चले ठीक है, काफ़ी अरसे से खेल रहा है, शाहीन का बीच में गैप आ गया था इंजरी की वजह से, अब वो रिदम में नज़र आ रहे हैं पीएसएल में, तो उनको इंटरनेशनल क्रिकेट थोड़ी सी खेलनी चाहिए अभी, और मतलब यानी रेस्ट नहीं मिलना चाहिए। आप हारिस रऊफ को रेस्ट करवा के आप एहसानुल्लाह को लेके आ रहे हैं, समझ आ रही है, चले जी आपके पास बैकअप एक अच्छा है, लेकिन आपके पास बॉलर्स का तो बैकअप है, आपके पास बैटिंग का बैकअप है क्या? अगर आप रिजवान को नहीं खिलाते, आज आपके सामने मिसाल है, ये पेशावर ज़ल्मी को और इस्लामाबाद का मैच चल रहा है ना, बाबर आजम आज का मैच नहीं खेला, आपके सामने मिसाल है, नज़र आ रहा है रन्स कितने कम हैं जी। ठीक है, तो ये हम इसीलिए बार बार कहते हैं कि भाई बाबर आजम को रेस्ट नहीं करवाना, लेकिन जो चीज़ें मेरे दिमाग में चलती हैं शायद हो सकता है वो गलत हो। अच्छा, जो आपने बात की उसी से जुड़ा एक और सवाल रहनुमाई फरमा दें कि देखिए हम पीएसएल की बेस पे कुछ ज़्यादा सीरियस फैसले तो नहीं करने लग गए, क्योंकि पीएसएल का बॉलिंग अटैक 2 टीम का तो ऐसा था जो आपने देख ही लिया कि हमारे चंद प्लेयर भी, उनका रिकॉर्ड 2-3 टीमों के खिलाफ कुछ और है, बाकी 3 टीमों के खिलाफ कुछ और है। अब अफगानिस्तान या कल को न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया या एशिया कप में इंडिया आएगा, तो हम कहीं पीएसएल के बेस पे कुछ ज़्यादा जल्दी करके लड़कों को इन तो नहीं कर रहे। अब रिजवान बाबर जो कि वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर हैं, प्रूवन हैं, रन चेजेस हैं, रैंकिंग्स हैं, अवार्ड्स हैं, हम इनके ऊपर मतलब इनको फोकियत देने लगे हैं पीएसएल की बेस पर। अब आप मुझे ये बताएं ना, पूरा पाकिस्तान रिजवान की और बाबर आजम की बात करता है, ये कहाँ से आए हैं सारे दोनों? ये डोमेस्टिक क्रिकेट से आए हैं। बिल्कुल आए हैं। बाबर आजम डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता रहा है, वहाँ से उसने परफॉर्मेंस पूरा थ्रू प्रॉपर एक चैनल से आया है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेली। रिजवान आपके सामने है, कितना अरसा उसने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, फिर उसके बाद वो पाकिस्तान टीम में वापस आया जी। ठीक है, शाहीन अफरीदी की अगर हम बात करते हैं या एहसानुल्लाह की अगर मैं बात करता हूँ, मैं फास्ट बॉलर्स की हमेशा ये बात करता हूँ कि अगर जो फास्ट बॉलर 150 प्लस करता है, आप उसको स्ट्रेट अवे पाकिस्तान टीम के अंदर लेके आए, क्योंकि वो एक एक्सेप्शनल पेस है। वो 135 140 वाला बॉलर नहीं है, 150 150 से ऊपर जा रहा है, उसको लेके आए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम हर उस लड़के को पाकिस्तान टीम में लाने की कोशिश करते हैं जिसकी पीएसएल में परफॉर्मेंस होती है। अब मुझे ये बताएं, T20 से उठा के अब लड़का T20 में लाते हैं, हम लोग रो रहे हैं कि वनडे क्रिकेट का बैट्समैन हमें कहाँ से मिलेगा जो थोड़ा सा रुक के खेले, सेंसिबल क्रिकेट खेले, हमारे पास टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से कोई बॉलर नहीं है। अब हम सारे तो T20 खिलाते, जब आप लड़कों को पीएसएल से जब पाकिस्तान खिला रही है ना, तो किसी भी लड़के का
4 डे क्रिकेट हो गया या 1 डे जो डोमेस्टिक हम लिस्ट ए बोलते हैं, इसमें किसी का कोई ध्यान नहीं जाता। वो कहता है कि हम यहीं से परफॉर्म करें, यहीं से पाकिस्तान खेल लें। उसके बाद एक और चीज़ आपको मैं बताता हूँ जो कि बहुत गलत हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, ये लोग समझ नहीं पा रहे। देखिए ये जितने भी फ्रेंचाइजीज हैं ना, इन सब में बड़े बड़े नाम बैठे हुए हैं, ठीक है, इनके अपने भी स्टेक लगे हुए होते हैं कि अगर हमारी फ्रेंचाइज से कोई लड़का पाकिस्तान टीम में नहीं गया तो हमारे ऊपर लोग उंगलियां उठाएंगे कि भाई आप इतने कैप्टनसी की बातें हो रही हैं अब ठीक तो, है, आप टीम की बात कर रहे हैं। आप इतने अरसे से क्या कर रहे हैं, आपको पैसा दिया जा रहा सब कुछ। अच्छा, जब पीएसएल से लड़का पाकिस्तान टीम में जाता है ना, तो फिर ये लोग भी खुश होते हैं कि जी चले, हमारी वाह वाह हो रही है, हमारा आगे काम चलता रहेगा। तो डोमेस्टिक में जो इतने अरसे से लड़के वो कहाँ जाएंगे? मेरा सवाल इन लोगों से ये है। अब जिस तरीके से उस्मान खान की मैं एक जरा सी थोड़ी सी बात कर लूँ, उस लड़के ने जिस तरीके से बैटिंग की है उसको तो कोई जानता ही नहीं है। ये तो उसने बैटिंग की, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कुछ बातें की तो लोगों को शायद समझ आई होगी कि ये भी है। अब वो लड़का कराची से आई थिंक दुबई वगैरह शिफ्ट हो गया, वो इस वजह से शिफ्ट हुआ, मुझे पाकिस्तान में कोई मौका ही नहीं मिलता। ठीक है ना, अब इसने 1-2 इनिंगें और खेली ना इस किस्म की, तो ये भी पाकिस्तान टीम की लाइन में लग जाएगा। सही है, तो भाई आप अपने टैलेंट को मेरे सवाल है, कितने लोग ऐसे हमारे क्रिकेटर्स जो अमेरिका शिफ्ट हो गए, आपके टेस्ट क्रिकेटर्स अमेरिका शिफ्ट हो गए। इस पे हम डिटेल बात करेंगे, बल्कि एक क्विकली मैं पहले ब्रेक ले लेता हूँ। ब्रेक हमें लेनी है, ब्रेक से वापस आकर मैं जरूर रणवीर से पूछूंगा। उस्मान खान को बहुत क्रेडिट जाता है, बट अगेन मैं ये कहूँगा रावलपिंडी की इस विकेट पर और फिर जिस तरह की बॉलिंग कल कोयटा कर रहा है पूरे टूर्नामेंट में, क्या हमने अपने प्लेयर्स को इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए प्रॉपर्ली 1-2 इनिंग से जज करना है, या पहले फिर हम उनको पूरा खिला दें? मैं पॉइंट डिस्कस करूंगा रणवीर से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान रिप्ले में खुशामदीद। और आज पाकिस्तान सुपर लीग में लगता है मैं ये तो नहीं कह सकता कि चांद सूरज कहाँ आज के डिफरेंट हो गया कुछ। की रावलपिंडी की विकेट है सर, जहाँ पे 189 8 बनाए, 10 में 116 एक आउट के बाद लग रहा था कि बहुत ही कम टोटल है, बट इस्लामाबाद यूनाइटेड 125 पे 8। डोंट फॉरगेट पेशावर ज़ल्मी मेक 6 चेंजेस इन देयर टीम। बाबर आजम इज नॉट प्लेइंग, लेकिन आई थिंक पहले 10 ओवर में तो बाबर के बगैर वही सिचुएशन थी जो होती है। तभी व्हाट यू थिंक अबाउट दिस अमेजिंग टर्न अराउंड? कल कहाँ 515 बन गए, मतलब इतने ज़्यादा रन, और आज वन साइडेड लो स्कोरिंग मैच तकरीबन बन ही गया है, अनलेस के कोई वसीम जूनियर करिश्मा दिखा दें। क्या डे में इस विकेट का मिजाज बदल गया है या बैटिंग अच्छी नहीं हुई आज? देखिए शायद मैं कुछ ऐसी बात बोलूँ कि शायद हो सकता है लोगों को समझ ना आए, वो बोले पता नहीं किस किस्म मैं कोशिश करता हूँ समझाने की लोगों को किस किस्म की बात कर रहा है। देखिए एक तो डे है जी, ठीक है, इसमें बॉल ग्रिप भी बड़ा ज़बरदस्त होता है, ठीक है। उसके बाद आज बॉल जो है वो हमें स्पिन होता हुआ भी नज़र आया। अभी जिस तरह मुकीम जो है वो गेंद कर ब्रेक होता हुआ नज़र आया, रात में ऐसा नहीं हो रहा था। ठीक है ना, और रात में जो है बल्ले पे बड़ा ज़बरदस्त बॉल आता है, हो सकता है ड्यू की वजह से भी हो रहा हो। लेकिन एक चीज़ जो क्रिकेट खेलते हुए मुझे एक चीज़ फील हुई एज अ बॉलर, जी कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि जो मैच हम नाइट में खेल रहे हैं उसमें अगर मैं रनअप में भाग रहा हूँ और मैं वो स्पॉट देखने की कोशिश कर रहा हूँ जिस जगह पे मैंने बॉल फेंकनी है, वो मुझे कभी कभार, अब मुझे नहीं पता सबके साथ ऐसा होता, मुझे कभी कभार ऐसा होता था कि वो विजन क्लियर नज़र नहीं है बिकॉज ऑफ लाइट्स की वजह से, रोशनी लाइट्स की वजह से मुझे ऐसा लगता था वो शायद क्लियर एक चीज़ नज़र नहीं आ रही। अगर मैं यॉर्कर्स मारने की कोशिश करता तो शायद मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि पता नहीं उस जगह पे एक्यूरेट जाएगी या नहीं जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह ही जो लाइन लेंथ, जिस जगह पे शॉर्ट ऑफ लेंथ आगे, गुड लेंथ, इस जगह पे बाउंसर तो आप पीछे अंधेरा भी हो पटक दोगे गेंद यहाँ से चली जाएगी। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हो सकता है शायद ये फीलिंग भी हमें नज़र आती हो नाइट में कि एक पूरा एक जो एक्यूरेट जो एक स्पॉट होता है ना, वो हो सकता है शायद नाइट में बॉलर्स को समझ नहीं आता। मैं आपका डे में बिल्कुल क्लियर नजर आता है। आर्गुमेंट है मेरे पास, लोगों के देन में अभी आ रहा हूँ, ये बड़ी प्रोफेशनल टीमें हैं, हर टीम को 4-4 5-5 प्रैक्टिस सेशन नाइट में मिल जाती है, इतना खर्चा होता है लाइट वाइट डाउन। आई एम टोटली गेट योर पॉइंट कि नेचुरल चीज का कोई इलाज नहीं है, वो परफेक्ट सिचुएशन है, बट प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाता है। बट आई गॉट योर पॉइंट कि वो डे सिचुएशन हमेशा बेहतर रहेगी, आप ये कहना चाह रहे हैं। देखिए बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि नाइट में भी मिलती है, लेकिन अब मुझे ये बताएं ना कि अगर आप दिन में बॉलिंग कर रहे हैं, सही है, ठीक है, आपको बैट्समैन के शूज क्लियर नजर आ रहे होंगे, बिल्कुल वाइट क्लियर नजर आ रहे होंगे कि ये इसका टो है। अच्छा, उसके बाद आपको जो लाइन होती है,
जहाँ पे बैट्समैन खड़ा होता है, क्रीज वाली जो लाइन होती है वो भी आपको तकरीबन क्लियर नज़र आ रही होती है। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें कि अभी दिन में जो पैचेस पड़े हुए होते हैं ये भी आपको क्लियर नजर आ रहे होते हैं। पैचेस का मतलब ऑलमोस्ट यॉर्कर होता है, तो रात में ये चीजें नजर नहीं आती। काफी चीजें हैं जो मुझे ऐसा फील होती है। मुझे लगता है कि फील्डिंग भी आपकी डे में ज्यादा आसान रहती है सूरज की तरफ अगर आपका कैच ना जाए। चलिए कल के मैच पे भी बात करेंगे तनवीर से जरूर, क्योंकि उस्मान खान ने और मुल्ताज सुल्तान ने कल हिस्ट्री क्रिएट की। कोयटा भी बहुत अच्छा खेला, उन्होंने भी मैच के पीछे के लिए। हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर पेशावर और इस इस्लामाबाद का मैच, फिर कराची लाहौर के मैच पे तनवीर से बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराम रिप्ले में खुशामदीद। पेशावर और जनाब इस वक्त इस्लामाबाद के दरमियान मैच सनसनीखेज मरहले में दाखिल है। आखिरी ओवर में 21 रन चाहिए। फ़हीम अशरफ मौजूद जरूर है लेकिन स्ट्राइक पे नहीं है। और तनवीर हम बात कर रहे थे, लेकिन अच्छी बात है कि पीएसएल के तमाम ही मैचेस आखिर तक गए हैं, एक सनसनीखेज अरूज पे रही है। लेकिन इस मैच पे चलते चलते बात भी करेंगे। आपकी राय क्या है, मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो इतने हाई स्कोरिंग मैचेस पिंडी में हुए हैं, कुछ लोग कहते हैं जी बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो गई हमारी लीग, छक्के बहुत लग रहे हैं। हमारा यूएसपी यूनिक सेलिंग पॉइंट था कि हमारी बॉलिंग बहुत तगड़ी है। कुछ लोग, जिनमें मेरा भी एक ओपिनियन शामिल है, कि आपकी जो एक पावर हिटिंग, आपकी जो एक मॉडर्न डे ब्रांड क्रिकेट है, बहुत अरसे से हम लगता है पीछे पीछे चल रहे थे। बट इस लीग में उस्मान हो, बाबर हो या साइम हो, हारिस हो, दूसरी तरफ से अगर हम इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात करें, बट ऑब्वियसली वो तो है ही बड़े प्लेयर्स, बट हमारे लड़कों ने भी अपने आप को मनवाया है। सो दोनों तरफ बात जाती है। इस पे बताइए आपकी क्या राय है, और फिर क्या लाहौर में ये चीज़ रिपीट हो जाएगी? नहीं होगी। अच्छा, उसकी वजह क्या है? लाहौर में ये चीज़ रिपीट नहीं होगी, क्योंकि एक तो ग्राउंड्स जो हैं वो बड़े हैं, ठीक है, और इतनी ज़्यादा सपोर्टिंग पिच नहीं है पिंडी की तरह जितनी यहाँ पे। मट्टी वाली पहुँचाना दी गई हो अभी तक? नहीं, अगर पहुँचानी होती तो कब से पहुँचा भी चुके होते। वो फ़र्क है। वहाँ पे कराची या लाहौर में ज़रा फास्ट बॉलर्स को भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलती है, स्पिनर्स को भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलती है। ये बिल्कुल सीधी सीधी पिचेज़ हैं। उसके बाद आपने जो फास्ट बॉलर्स की बात की ना हमारे के एक्सपोज हो गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि नज़र आए हैं एक्सपोज होते हुए, क्योंकि एक्सपोज हुए हैं हर टीम के फास्ट बॉलर सिवाय लाहौर के। जी हाँ। अब जिस तरह हम लाहौर की पहली बात कर चुके हैं, उनकी तो बॉलिंग लाइनअप भी बहुत बड़ी है, बॉलिंग लाइन, ठीक है। उसके अलावा जितनी भी बॉलिंग है, आप कल के मैच में देख लें, दोनों टीमें एक्सपोज हुई, आज के मैच भी देख लें, तो इसका मतलब ये है कि बॉलर्स को नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पीएसएल में इन ग्राउंड पे जब मैचेस होंगे तो उनको कोई ना कोई वैरायटियां और लेके आनी पड़ेंगी। बोलेंगे भाई यहाँ डे मैच करवा लो। नहीं बोलेंगे तो जाहिर बात है खेलेंगे वो, क्योंकि बॉलर्स में एक नई चीज़, इसमें कोई शक नहीं है कि पीएसएल की जो फास्ट बॉलिंग है वो बहुत तगड़ी है हमारी, अच्छी है हमारे पास, इसीलिए तो नए नए फास्ट बॉलर आते रहते हैं। तो ये एक फास्ट बॉलर्स के लिए है कि जिनके पेस कम है, ठीक है, जिनके सिंपल इजी एक्शन है, उनके लिए ये चीज़ें वैराइटीज़ लाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। मैं एक दफ़ा फिर बोलूँगा, मैं जिस चीज़ पे कायम हूँ कि ग्राउंड बहुत छोटा है, ग्राउंड को बड़ा करने की ज़रूरत है। अब आप ये देखें, मैं पिंडी की बात करूँ, अब आप ये देखें, देखिए लाइव मैच है जनाब, छक्का लगा दिए फ़हीम अशरफ ने, 3 मैच ऑलरेडी वो एक मैच खुद फिनिश किया 2 आजम के साथ, और 4 गेंदों पे 14 रन। चलते हुए मैच पे जो है वो तनवीर का भी एनालिसिस ले लें। तनवीर, ये तो फ़हीम का ड्रीम टूर्नामेंट हो गया है ऑलराउंडर। 5-20 से 4 में 14 है, एनीथिंग कैन पॉसिबल। क्या ख्याल है आपका? देखिए, अब ये फ़हीम को ये करना चाहिए कि 4 बॉल्स पे 14 रन रह गए। जी हाँ, अगर सिंगल होता है तो सिंगल मत लें, अब चारों की चारी बॉल्स फ़हीम को खुद खेलनी चाहिए, क्योंकि अगर सिंगल लेते हैं तो वसीम जूनियर सामने आते तो वो बॉल बीट भी कर सकते हैं। सही है। उनके सामने आने से बॉलर जो बहुत रिलैक्स हो जाएगा। तो अब चारों बॉलें इनको खेलनी है, अगर डबल है तो वो लें, वरना लेने की मुझे तो ऐसे लग रहा है कि अब लेकिन ये मुकाबला अच्छा है, उसकी मैं वजह कह रहा हूँ, क्योंकि फ़हीम अशरफ भी छक्के अच्छे लगा रहे हैं, और जो खुर्रम शहजाद मुझे पर्सनली बड़ा पसंद है, क्योंकि वो लास्ट ओवर्स में यॉर्कर्स बहुत अच्छी करता है। बिल्कुल, लेकिन अभी यॉर्कर टर्न इनटू फुल टॉस, और यही बहस है आजकल T20 कोचेज में कि स्लोअर वन ये यॉर्कर, और ये जनाब आपके सामने बोल्ड मार दिया खुर्रम शहजाद ने। तनवीर अहमद यू रॉक्स। चलते हुए मैच की कमेंट्री, ये फौरन हम क्लिप वायरल करेंगे। आपने कहा था कि ही इज अ वंडरफुल बॉलर, आई थिंक द मैच इज फिनिश नाउ, एंड आउटस्टैंडिंग यॉर्कर। बिल्कुल, मैंने इनको काफ़ी दफ़ा देखा है डोमेस्टिक में भी, जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट होती है उस पर भी मैंने इनको देखा है कि ये इनको लास्ट ओवर्स में ही बॉलिंग करवाई जाती है, या ये नया बॉल करते हैं या ये लास्ट ओवर करते हैं। इनकी यॉर्कर्स, इनको बहुत अच्छा कंट्रोल है। इसी वजह से मैंने बोला था फ़हीम अच्छी बैटिंग करे, लेकिन ये हो सकता है रन ना बनाने दे। और जो तनवीर ने बात की थी वही प्रूव हुई, बिल्कुल वही, कि अगर आपके पास स्किल्स हैं, थोड़ा सा पेस है, ज़्यादा भी ना हो, इतना पेस 140 भी अगर है, 150 भी ना हो, और आप सही जगह यॉर्कर कर सकते हैं। देख लें फ़हीम इन फॉर्म ऑफ हिज लाइफ,
टेम्परामेंट के साथ खेल रहे थे, बट कुछ नहीं कर पाए। लगे बहुत अच्छे 13 गेंदों पर 38 रन बनाकर ऑलमोस्ट ही पुल्ड ऑफ मिरेकल विन। ये जो पेस है ना 140, ये भी कोई हल्का मुल्का पेस नहीं है, ये अच्छा खासा पेस है। बिल्कुल। अब हम क्या सोच रहे हैं, जो हमारे बॉलर्स की स्किल्स में कमी नजर आई, हम ये सोच रहे हैं कि यार इन पिचेस के ऊपर तो लगता है एहसानुल्लाह जैसा फास्ट बॉलर ही काम आएगा, जिसकी 150 या 150 से ऊपर जा रहा है। ऐसा नहीं है, 140 बहुत अच्छा पेस है। अगर आप उसके साथ यूटिलाइज करेंगे, आप मुझे बताएं ना, शाहीन अफरीदी जो है वो कितनी बॉलें 90 से कम कर रहा है, 141, 142 इस तरह कर रहा है, लेकिन उसकी यॉर्कर्स इतनी एक्यूरेट है और उसके साथ स्लो मन इतनी एक्यूरेट कर रहा है, इवन जमान खान कंट्रोल के साथ ना, कंट्रोल के साथ। चलिए मुझे ब्रेक लेना है, इसी वजह से मुश्किल हो रही है। ब्रेक से वापस आके मैं जरूर अब्बास हफीदी पे भी बात करूंगा, बिकॉज कल उन्होंने जी कैप भी वापस हासिल कर ली है। एहसानुल्लाह उनके दरमियान जबरदस्त मुकाबला चल रहा है, इतना पेस नहीं है उनके पास और इतना डिस्कस नहीं हो रहा है, बट बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के। पूरा रिप्ले में खुशामदीद माफ कीजिएगा। और कल एक मैच हुआ जिसके बाद मोइन खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि पेशावर ज़ल्मी ने बड़ा ज़बरदस्त मैच जीत लिया और 10 पॉइंट के साथ नंबर 4 ही फिनिश किया। लेकिन अब कराची लाहौर के मैच पर जरूर बात करेंगे। मोइन खान क्वेटा के लेडीज़ के डे 1 से कोच हैं और सरफराज को बड़ा बैक किया, लेकिन कल जब उनसे सवाल हुआ सरफराज की परफॉर्मेंस और फ्यूचर के हवाले से, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की। आइए आपको दिखाते हैं। सरफराज बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि पिछले 2 साल से अगर देखा जाए ऑनेस्टली तो सरफराज स्ट्रगल तो कर रहे हैं। T20 क्रिकेट में उन्होंने आउटस्टैंडिंग कमबैक किया था, हम बहुत खुश थे कि उनको यकीनन हमें नज़र आएगा वो जो उन्होंने कॉन्फिडेंस गेन किया है, जिस तरह उन्होंने कमबैक किया पाकिस्तान टीम से। बट वो टेस्ट क्रिकेट थी, नेचुरली कम्पीट करने के लिए सबसे पहले तो इंसान को खुद ये देखना चाहिए कि मैं कम्पीट अगर कर रहा हूँ पाकिस्तान टीम के अंदर जगह बनाने के लिए दोबारा, तो मेरा कॉम्पिटिटर कौन है। अगर कॉम्पिटिटर आपका जिस नंबर पे भी खेल रहा है और या वो तगड़ी परफॉर्मेंस कर रहा है, तो आपको नेचुरली उससे बेहतर परफॉर्मेंस करनी चाहिए। तो आपका कॉम्पिटिटर ऐसा हो तो आपको अपनी मेहनत नेचुरली डबल कर देनी चाहिए, या फिर यंगस्टर्स के लिए रास्ता देना चाहिए ताकि आप नए यंगस्टर किसी के ऊपर खुद डेवलप करें। आप मोइन भाई ये कह रहे हैं कि जब कंपैटिटर तगड़ा और है सरफराज उनके लिए, रिजवान जो उनके लिए, वो क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान टीम की बात कर रहे हैं कि आपको या तो गेम रेस करना है या रास्ता दे दें, या वो कोयटा के कोच हैं। मुझे अब ये समझिए जो ये मोइन भाई एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट आपका क्या ख्याल है स्टेटमेंट के बारे में? देखिए मुझे अफसोस होता है अपने क्रिकेटर्स की बातें सुन के, क्योंकि किसी जगह पे ये लोग कुछ लफ्ज़ यूज़ करते हैं, किसी जगह पे कुछ अपनों के लिए, कुछ दूसरों गैरों के लिए कुछ। अगर सरफराज की बात हो रही है और सरफराज की परफॉर्मेंस अगर 2-3 साल से अच्छी नहीं है, तो क्या पूरी टीम की परफॉर्मेंस 2-3 साल से अच्छी है? 4 साल से। ठीक है, अगर सरफराज जो है चौथा सारे प्लेऑफ नहीं खेला कोयटा ने। अगर सरफराज, इनकी बातों से तो मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह मैं पहले भी बात कर चुका था, तो मुझे ऐसा लगता है कि सरफराज जो है वो नेक्स्ट ईयर कप कैप्टन नहीं होंगे। तो सरफराज अगर नेक्स्ट ईयर कैप्टन नहीं होंगे तो फिर आप भी हेड कोच नहीं होने चाहिए ना, क्योंकि अगर टीम की परफॉर्मेंस है, क्या सिर्फ कप्तानी की वजह से टीम की परफॉर्मेंस खराब होती है? अगर 4 साल से टीम प्लेऑफ में नहीं पहुंची तो इसका जिम्मेदार सिर्फ कप्तान होता है? नहीं, हेड कोच भी होता है। हेड कोच के साथ कोचिंग स्टाफ के जितने लोग हैं वो सब जिम्मेदार होते हैं। हालांकि 4 साल पहले जीते थे। लेकिन मैं 100% बता रहा हूँ, मेरी जो अपना ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, 100% इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सरफराज ने बहुत उसको बुरा लगा होगा कि मोइन भाई ने जिस तरीके से सरफराज के बारे में बात की। और मोइन भाई ने क्या बात की कि अगर आपने पाकिस्तान टीम में दोबारा कमबैक करना होता है तो आप अपनी परफॉर्मेंस को डबल कर दें। अगर रिजवान आपके सामने है तो इसका मतलब उसकी जो परफॉर्मेंस आप डबल कर दें। ठीक है, मैं मोइन भाई के लिए सवाल यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ कि अगर किसी की फिटनेस अच्छी नहीं है, वो कैसे पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हो जाता है, वो क्यों सेलेक्ट होता है? मैं सिर्फ इतना इनके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, बाकी लोग बहुत समझदार है। हमें कोयटा के बारे में ज़्यादा कंसर्न है क्योंकि ये उसी टीम के हवाले से यहाँ मौजूद है, बट मैं भी कोशिश करूंगा मैं कोयटा से रब्ता करूँ और हम सीजन एंड पे एक सीजन का रिव्यू जरूर करें। हम तो पहले भी कह चुके हैं, नदीम उमर साहब से हमने रिक्वेस्ट भी की थी कि अगर आपने अपनी टीम को दोबारा खड़ा करना है तो आपको पूरे नदीम उमर साहब को मैं इनवाइट करूंगा, उनसे मैं जरूर पूछूंगा, जो कि अब उनसे पूछना ज्यादा जरूरी हो गया मुझे लगता है। मैच प्रेडिक्शन जनाब, कराची लाहौर, एक जमाने में कराची लाहौर पीएसएल मैच की बड़ी हाइप होती है तनवीर, लेकिन लाहौर इतना आगे, कराची बिल्कुल बस आज मैच खेलेंगे, घर हमको वापस आना है। बट स्टिल मैच प्रेडिक्शन फॉर द सेक ऑफ प्रेडिक्शन ही बता दें। वैसे अफसोस नहीं हुआ कराची की टीम बाहर हो गई है? आपको अफसोस हुआ? पुराना अफसोस हो गया अब तो। और मुझे सिर्फ ये है कि हमारा बहुत बड़ा फैन बेस है। चलिए हमें क्विकली एंड करना है पूरा मैच प्रेडिक्शन। मुझे अफसोस हुआ कि ये पाकिस्तान टीम का कप्तान बनना चाहिए था कराची किंग का जो कैप्टन है। अच्छा मैच प्रेडिक्शन तो बता दें। मैच प्रेडिक्शन हमारा सेगमेंट है कराची लाहौर। सिंपल लाहौर।
बिल्कुल कोई चांस नहीं है। अगर लड़कों ने बुरी क्रिकेट ना खेली तो फिर लाहौर। मेरा ये ख्याल है कि आज आपको चेंजेस करने चाहिए लाहौर को, अपने कुछ बेंच स्टैंड को आजमा लें। पाकिस्तान के लिए अच्छा, जैसे कल उस्मान खेले थे, बट डेफिनेटली लाहौर इज़ माय फेवरेट एज वेल बिकॉज इतनी ज़बरदस्त टीम है, इनको हराना होगा तो कराची को बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्रिकेट खेलनी होगी। सो बस लाहौर और कराची के मैच की प्रेडिक्शन के साथ हमें ज़्यादा चीज़ें इत्तेफाक से टाइम खत्म हो गया। कल हम दोबारा वापस आएंगे और कल डोंट फॉरगेट 3:30 बजे टीम अनाउंस हो रही है, तो 5:05 महर तनवीर इस स्क्वाड का थॉरली जायजा लेंगे। आप सब हमें ज्वाइन कीजिएगा DN स्पोर्ट पे भी, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।